अल्कीन्स में बच्चों जो हमारा स्टामक था विच इज नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ ली है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं सर? दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम हो पर ढांचे ही अलग हो। ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर अलग होंगे तो नाम अलग होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। अच्छा, कौन से स्टीरियो आइसोमर्स सर? कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, मतलब आईयूपीएसी भी सेम हो, लेकिन फर्क क्या हो? थ्री डायमेंशनल स्पेस में उनके ओरिएंटेशन में। अच्छा, लेकिन ये कन्फर्मेशनल आइसोमर और इनमें फर्क क्या? कन्फर्मेशनल भी है स्टीरियो आइसोमर। अभी जो आगे हम देखेंगे अल्कीन्स के, ये भी हैं स्टीरियो आइसोमर, लेकिन एक्चुअली ये स्टीरियो आइसोमर ट्रू आइसोमर्स कहलाते हैं। मतलब कुछ स्टीरियो आइसोमर नॉन ट्रू भी होते हैं। अरे वो पहले ही देख चुके हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के केस में। वो नॉन ट्रू क्यों है सर? क्योंकि बेटा वो दो या दो से अधिक कंपाउंड नहीं है, वो डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है, वो सेम कंपाउंड के अलग अलग ओरिएंटेशंस बाय द वे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या कंडीशन? कि मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों के सेम है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन में तो फर्क है, लेकिन वो नॉन ट्रू क्यों? क्योंकि वो फर्क अलग अलग कंपाउंड्स में नहीं है, वो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक ही आदमी है। तो सर स्टीरियो आइसोमर अलग अलग ही होते हैं बेटा। कैसे हो सकते हैं सर? आगे देखते हैं। तो हमारा कैपिटल बी जो कि आइसोमर्स को आगे बढ़ाएगा, कैपिटल बी डालेंगे बच्चों, और कैपिटल बी की हेडिंग होगी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन। क्या होगी हेडिंग? जीईओ, जियोमेट्रिकल। स्पेलिंग इस बच्चे ने फिर गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग होगी बच्चों इसकी जीईओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स। चलो, कैपिटल बी सबने लिखा, आगे बढ़ूं? चलो, अब ये फिलहाल इतनी चीज़ अभी मेरे साथ साथ लिखनी है आपको, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है। जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं लिखोगे फिर उसके बाद हम थ्योरी में कहानी फिर से वही करेंगे। चलो आगे बढ़ जाऊं। अब बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए थोड़ा सा मेरी इस बात पे गौर करिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, आइसोमर्स में बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 1। ये है वो पॉइंट नंबर 1। इंग्लिश लिखेंगे द फ्री रोटेशन ऑफ, मैं बोलता जा रहा हूं, द फ्री रोटेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी इज रिस्ट्रिक्टेड। क्यों? ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा कैसे हो गया सर? बेटा पहले लिखो तो हाँ बोलो बच्चा। इसमें लिखेंगे हम पॉइंट नंबर 1 में, द फ्री रोटेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इंग्लिश में लिखते रहो, हिंदी में इसका अर्थ ये है कि जो अल्केन्स के केस में हम ये कह रहे थे ना कि कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं वो फ्री रोटेशन ना रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड बन चुका है। सर तो क्या होगा? आओ दिखा रहा हूं। इतना हो गया सबका? यस सर। ठीक है, अब आओ बच्चों थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में पहुंचे हम। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए बेटा, एक्चुअली ये फोटो इस बच्चे ने ड्रॉ की हुई है, सुंदर फोटो। आइए मैं इसको समझा दूं बच्चों। अगर कोई अल्कीन बन रहा है तो अल्कीन का VACPR थ्योरी क्या कहती है? शेप क्या होगा सर? ये एक कार्बन का न्यूक्लियस, सिग्मा बॉन्डेड दूसरा न्यूक्लियस, और ये एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। एक्चुअली इसको मैं वाइट बोर्ड में आपको अलग से बनवाता हूँ, आप खुद बनाइए उसी पॉइंट नंबर 1 में। ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन कैसा होता है बच्चों? जैसे सर अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता तो फ्री रोटेशन हो सकता था, लेकिन अभी सिंगल नहीं है, अभी कैसा है? डबल बॉन्ड है। फिलहाल मैं सिग्मा बॉन्ड ही केवल दिखा रहा हूं, मतलब ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। अभी किसी के साथ भी मैं हाइड्रोजन भी नहीं लिख रहा। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बच्चों तो उसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, मतलब ये सारे के सारे ये सारे के सारे ग्रुप्स एक प्लेन में आएंगे। हेलो, यस सर। तो इस शेप को मैं क्या कह रहा हूं? प्लेनर स्ट्रक्चर। दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो सर हो गए पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। अब होता क्या है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता था, लेकिन अगर मैं कार्बन को पाई क्लाउड, अगर कार्बन का पाई क्लाउड को ऑब्जर्व करूं, देखो पाई क्लाउड उसका बना रहा हूं। पाई क्लाउड क्या होता है? अनहाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। अब बच्चों अगर ये साइड वाइज इसका अट्रैक्शन है तो आपको नहीं लगता ये जो फ्री रोटेशन था वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? सर ऊपर से और नीचे से तो बंद गया। हेलो, यस सर। तो इस ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन में बच्चों अगर मैं कहता हूं कोई ए यहां है, कोई बी यहां है, मुझे नहीं पता है क्या भी, कोई कुछ भी हो, और कोई सी यहां है और कोई डी यहां है, मुझे नहीं पता है कुछ भी हो, क्या बेटा ये सी कभी घूम के नीचे आ सकता है? नहीं सर, ये तो बंधा हुआ है ना, तो फ्री रोटेशन तो रिस्ट्रिक्ट हो गई। हेलो, यस सर। अब ये रिस्ट्रिक्शन से देखना कुछ और आइसोमरिज्म जनरेट होगी, पर पहले इस फोटो को बना लो बच्चों। ये लिखो प्लेनर मॉलिक्यूल किसका, ऑफ किसका है बच्चों? प्लेनर मॉलिक्यूल अल्कीन का। हम कोई भी जनरल अल्कीन ड्रॉ किया है मैंने, फोटो बना ले बच्चों, और इससे ये समझ में आ जाएगा कि भैया फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है पाई बॉन्ड के कारण। हेलो, अब इससे ये स्टीरियो आइसोमर कैसे बन गए सर? और स्टीरियो आइसोमर में कौन सा आइसोमर बोल रहा हूं मैं इसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। फिलहाल मैं आपको ज्योमेट्रिकल समझा रहा हूं। चलो, हो गया? यस सर, हो गया। हटा दूं ये? नो सर। रुक गया बेटा। सर ये आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये बताया था। अच्छी बात है बेटा, फिर आपको और अच्छे से याद हो गया होगा ये बात। ठीक है, लिखो बच्चों, तो हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। आगे बढ़ूं? चलो बेटा, नेक्स्ट। अब बच्चों थोड़ा सा इंग्लिश पूरी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पे पूरी जानकारियाँ नहीं हैं, तो मैं आपको लिखा रहा हूँ इसमें पॉइंट क्रमांक 2। पहला पॉइंट हमने एक लिख दिया, पॉइंट क्रमांक 2 में हम थोड़ा सा आइसोमरिज्म डिफाइन कर लें बच्चों, है ना? तो बच्चों आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अलग, है ना? आइए इसको मैं थोड़ा सा लिस्ट करवा दूं आपको। देखो, आइसोमर्स बेसिकली ये ब्रॉड एकदम मेंस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, मतलब हल्की बात कर रहा हूं, एडवांस लेवल वाली बात नहीं कर रहा हूं, है ना? बोर्ड के लिए आपको ये मोर देन सफिशिएंट है। सर क्यों मेंस है तो बोर्ड क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा 12वीं में भी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस काम आएगा, ठीक है? आइसोमर्स बच्चों बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर? की डेफिनेशन मैं वैसे तो कर चुका हूं, पर एक बार फिर से बोल देता हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। फोटो बनाते चलो। पिक्चर अलग अलग। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डिफरेंट। साफ साफ लिखना आप लोग। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो नाम ही अलग आएगा। अरे तुम्हारा ढांचा ही अलग है, तुम्हारा आईयूपीएसी अलग होगा। अच्छा, लेकिन दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा प्रकार ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। अब बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स भी ना फर्दर दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि सर एक तो हम देख ही चुके हैं नॉन ट्रू, एक होते हैं ट्रू वाले। अगर नॉन ट्रू वालों को हम देख ही चुके हैं, क्या कहते हैं बच्चों इनको? कन्फॉर्मेशनल। हेलो, यस सर। ये तो पढ़ चुके हैं। हेलो, यस सर। अच्छा, एक और यहां लिखना है मुझे, वो कहलाता है कन्फिगरेशनल, पर मेरे पास जगह नहीं है, तो पहले आप लोग इतना लिख लो, फिर ये ब्लू डब्बे में क्या भरना है मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी आगे ये ब्लू डब्बे के बारे में चर्चा मैं और करूंगा, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा। तो यहाँ पे ब्लू डब्बे में आप लोग पर्याप्त जगह रखिएगा। ब्लू डब्बे में ये कहलाता है कन्फिग्यूरेशनल। लिख रहा हूं मैं स्पेलिंग, ब्लू डब्बे में कन्फिग्यूरेशनल लिखना है अपने को, पर रुकिएगा, इतना लिख लो पहले, ब्लू डब्बे में जगह छोड़ दो। हो गया इतना? आगे बढ़ूं?
नहीं नहीं, मैं लिखवाऊंगा, आपको नहीं लिखना, जगह छोड़ दो बस, जगह ज़्यादा है छोड़ना है, कन्फर्मेशनल जितनी, बस इतना पता रखो। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमर्स डिफाइन कर दूं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफाइन कर चुका हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमर्स डिफाइन कर रहा हूं मैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? इनके बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। अबे नालायक, कौन सेम। से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब नाम भी सेम होगा, इनमें केवल फर्क क्या होगा? यस। फर्क क्या होगा? ओरिएंटेशन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। फर्क क्या होगा? डिफरेंट ओरिएंटेशन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। फर्क क्या होगा? सब बोलें। ओरिएंटेशन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, सब लोग बोलें फिर से। ओरिएंटेशन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग वो बात को यहां इंग्लिश में लिख लो, इसी के नीचे ओरिएंटेशन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ये लिख लो। और ओरिएंटेशन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट। ओरिएंटेशन की स्पेलिंग शायद आपको नहीं आती होगी, ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस तो लिख सकते हो ना? अच्छा चलो, मैं लिख ही दिया पूरा, हटा दूं। अब पहले इसको तसल्ली से लिख लो। तो वैसे तो सारे आइसोमर्स एक्चुअली नेचर में दो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, केवल नॉन ट्रू आइसोमर्स कौन थे? कन्फर्मेशनल। मतलब ये कौन होंगे? ये भी ट्रू होंगे, ये भी नेचर में अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। पहले इसमें हाँ बोलो बच्चों, हाँ बोलो, तुम्हें हट। हम लिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला होता क्या है? ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस को साइंस में हम स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, ये स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला अलग क्यों है? अलग है बच्चों, इंग्लिश पूरी करेंगे, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग इसलिए है, यानी कि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला दो कंपाउंड्स का अगर इसलिए अलग होगा क्योंकि वो रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, रोटेट करने में वो रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इस चक्कर में अगर उनका अलग अलग ओरिएंटेशन है, तो ऐसे दो अलग अलग ओरिएंटेशन रखने वाले अलग अलग कंपाउंड्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। हेलो यस सर। बच्चों, हेलो, कोई रोक रहा है? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं आपसे कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अच्छा, अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन बच्चों, इतना आपको मैं बता चुका हूं कि अगर कोई ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता क्योंकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। हेलो, यस सर। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसका नाम बताओ, किसका? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। पहला CH2 नहीं होगा, CH3 होगा। मैं आपसे कहूं अगर मुझे इसका नाम बताओ, तो कोई बता पाएगा मुझे इसका नाम? ब्यूटूइन। किसी को तकलीफ है इसका नाम लिखने में? नो सर। सब जान रहे हैं सर ये ब्यूटूइन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ब्यूटूइन में बच्चों ये जो दूसरा और तीसरा कार्बन है, जो सेकंड कार्बन और ये जो थर्ड कार्बन है, क्या ये सेकंड और थर्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो इनके रिस्पेक्ट में शेप ट्रायगोनल प्लेनर होगा? ऐसा हेलो, हाँ कि ना?
हाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इनका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं? यस सर है। सब लोगों यहां तक संतुष्ट हो? हाइब्रिडाइजेशन बेटा सिग्मा बॉन्ड से गिना जाता है। ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक ये, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। हेलो, किसी को तकलीफ यहां तक? नो सर। अच्छा, अब अगर मैं, क्योंकि मैंने ऊपर इनके इसी फोटो को 2 बार बनाया हुआ है, आइए बताऊं मैं 2 बार क्यों बनाया। हमको ये भी पता है कि क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगे। मतलब सर मान लेते हैं बेटा कि ये एक CH3 ऊपर है और एक H नीचे है, मान लेते हैं, एक को फिक्स कर दिया मैंने। अच्छा, हो सकता है बच्चों ये जो दूसरा CH3 है दूसरे कार्बन का, वो या तो ऐसे आए, हो सकता है ऐसे भी तो आ सकता है। हेलो, यस सर। अब बच्चों अगर ईश्वर ने इस CH3 को ऊपर लगा दिया तो ये कभी भी नीचे आ पाएगा नहीं। इस कंपाउंड को मरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, और अगर खत्म हो गया तो अब ये हाई नहीं ना, तो मतलब ये कभी नहीं बन सकता। ये 2 अलग कंपाउंड्स होंगे। बोलो हाँ। हाँ सर। और ये दोनों कंपाउंड्स का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? दोनों ब्यूटूइन है। हेलो, यस। लेकिन Yes. बच्चों ये दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, यानी कि नेचर में 3 डायमेंशनल स्पेस में ये अलग अलग ओरिएंटेशंस के साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और जब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों है, सॉरी, ये अलग अलग ओरिएंटेशन क्यों है? क्योंकि इनका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है। जब ये अलग अलग ओरिएंटेशंस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण मिले, तब जाके ये स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हेलो, यस। अब सर ये अलग अलग कंपाउंड है तो इनका नाम तो बताओ। आप तो दोनों का नाम ब्यूटूइन कह रहे हो, तो हमको कैसे पता चलेगा ये कौन और ये कौन? ये थोड़ी करते रहेंगे बच्चों। IUPAC ने इनके लिए भी ट्रेंड दिया। IUPAC ने कहा जब अल्कीन्स के केस में सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे, जब सिमिलर ग्रुप, आप CH3 को देख लो या H को देख लो, सिमिलर ग्रुप कोई भी, किसी को भी देख लो, कोई भी सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड है तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म को आज से हम कहेंगे सिस फॉर्म। क्या कहेंगे? सेस फॉर्म। और कभी भी जब ये सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड हो तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। क्या कहेंगे? फॉर्म। ट्रांस। मतलब अगर आपसे मैं पूरा नाम पूछूं लेफ्ट वाले का, तो इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूटूइन और इसका हो जाएगा ट्रांस ब्यूटूइन। हेलो, ये सी, सिस का C और ट्रांस का T स्मॉल ही रहता है। हेलो, ये लिख लिया सबने? यस सर। नो सर, लिख रहा हूँ। हाँ, अब इसको लिखो तसल्ली से, साफ सुथरी तरीके से लिखो। तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन यानी कि स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले अलग हैं, इसलिए स्टीरियो आइसोमर हैं। और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला चेंज अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट हैं, इनका रोटेशन नहीं हो सकता। और जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण अलग अलग ओरिएंटेशंस नेचर में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे 2 स्टीरियो आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। क्या सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन केवल अल्कीन ही बना सकता है? बेटा और भी बना सकते हैं, पर हमारा काम मेंस लेवल तक केवल यही स्टीरियो सेंटर जान के हो जाता है। स्टीरियो सेंटर मतलब यही वो केंद्र है ना जिसके कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रिएट हो रही है। हेलो, तो कई लोग पूछते हैं कि सर केवल अल्कीन ही ऐसा केंद्र है जिसके कारण रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है? नहीं बेटा, और भी केंद्र होते हैं। ये सारे केंद्र इंग्लिश में कहलाते हैं स्टीरियो सेंटर्स। क्या कहलाते हैं? स्टीरियो। हाँ, स्टीरियो सेंटर मतलब वो केंद्र जो कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रिएट करें। तो स्टीरियो सेंटर्स, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर्स और भी होते हैं, पर हमारा काम इतने में चल जाएगा।
सेंटर्स। यस सर, हो गया। चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। चलो बच्चों, अब मैं चाह रहा हूं एक बार आप लोग लेफ्ट वाले का नाम फिर से अलग से लिख भी दो उसके नीचे। तो लेफ्ट वाला बच्चों क्या कहलाएगा? सिस ब्यूटूइन। बात समझ रहे हो? मैंने सिस को स्मॉल रखा है और ब्यूटूइन के बी को कैपिटल रखा है। राइट वाले का नाम क्या होगा बच्चों? ट्रांस ब्यूटूइन। मेरी बात समझ पाए? तो जो भी आईयूपीएसी वो लिखो, बस उसके पहले हाइफन लगा के सिस या ट्रांस जोड़ दो। कई किताबें हाइफन लगाती हैं, कई किताबें ब्रैकेट लगाती हैं। आज सच इसमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में। अच्छा, सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर है, किसने दिया? आईयूपीएसी ने। सिस कब बोलोगे? जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो। ट्रांस कब बोलोगे? जब सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड हो। ठीक है, हटा दूं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई रोक? Which of the following will show geometrical isomerism? सवाल क्या है? सवाल क्या है? Which of the following will show geometrical isomerism? Which of the following will show GI geometrical isomerism? Will show geometrical isomerism. ये क्यों पूछ रहे हो सर? बता रहा हूं बेटा। चार बातें कर ली तो आइए चार बातों के आधार पे कुछ सवाल जानने की कोशिश करें। चलो हटा दूं? यस सर। चलो बच्चों, तो सबसे पहला लिखेंगे बच्चों इसमें रोमन नंबर 1 लिखिए, प्रोपीन। बताओ बच्चों, प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? क्यों? सर उसमें डबल बॉन्ड होंगे। अरे डबल बॉन्ड हो तो ब्यूटूइन में भी तो थे, वो तो शो कर रहा था। यस सर, वही बोल रहा हूँ, करेगा। अच्छा, आप कह रहे हो करेगा, ओके ठीक है। सबका ये जवाब है? यस सर। ठीक है बच्चों, तो सब गधे हैं, मतलब सब सोच के नहीं बोल रहे हैं। बेटा प्रोपीन के काम करो, आपको लग रहा है अगर तो दो स्ट्रक्चर बनाओ। ये हो गया मान लो CH3 और एक हो गया H, एक H इधर एक H इधर। ये बच्चों इसका दूसरा बनाए, जो दूसरा जो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो दो बना भी सकते हैं अपन, तब ना। हेलो, हाँ अब बताओ, लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है? किसको सिस लिखूं, किसको ट्रांस लिखूं? रेड वाले को सिस लिखूं कि रेड वाले को ट्रांस लिखूं? बताओ, समझ में आई बात सबको? यस सर। अरे मेरे भाई, माना सर ये अलग है ये अलग है, ठीक है, लेकिन बेटा जो दूसरी जगह है वो दोनों सेम है ना। आप कहेंगे नहीं नहीं सर हमको तो दिख रहा है, ये देखो ये सेम साइड हो गया। अरे तो कोई कहेगा नहीं नहीं ये डिफरेंट है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए एक ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर चाहिए। स्टीरियो सेंटर तो अल्कीन होता है, ठीक है, लेकिन वो स्टीरियो सेंटर के दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। हेलो, अगर ये कोई A है तो ये B होना चाहिए, और इस तरफ भी कोई A है तो दूसरा B होना चाहिए। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो जो आपने रोमन नंबर 1 लिखा है वहां पे ऐसे दोनों स्ट्रक्चर बना भी दीजिए जो मैंने रेड वाले बनाए थे, और लिख दीजिए इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये स्ट्रक्चर बना के लिख दो, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हेलो, दोनों स्ट्रक्चर बना लो, लेकिन सिस्टम्स नहीं लिख पाओगे तो लिख देना नो GI या इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो लिखा सबने? यस सर। चलो हटा दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट, अगला लिखो बच्चों रोमन नंबर 2।
रोमन नंबर 2 लिखो। मैं आपको IUPAC नाम बता रहा हूँ बच्चों। रोमन नंबर 2 लिखो, पेंट टू इन। क्या है रोमन नंबर 2? चलो इसमें बताओ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं? बताओ भैया, पेंट टू इन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं? सर नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। सबका ये जवाब है। यस सर। बोला जा रहा है पेंट टू इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। आइए पहले मैं आपके लिए पेंट टू इन सिंपली बना दूं। पेंट मतलब सर 5 कार्बन और टू इन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आइए देख लें, ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके साथ एक H होगा, एक CH3 होगा, इसके साथ भी एक H होगा और एक ये CH2 CH3 होगा। ये फोटो सबको समझ में आ रही है? ये तो बेसिक फोटो है। हेलो, आइए कोशिश करते हैं, देख लेते, नहीं हो पाएगा तो नहीं मान लेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। एक CH3, दूसरा H, एक H, दूसरा CH2 CH3 यानी कि C2H5। इधर देखो, ये CH3, ये H, और अगर यहाँ मैं C2H5 लिख दूं तो यहाँ H। दो, अब डेफिनेशन याद करो, दो कंपाउंड्स, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। यस सर। अच्छा, दोनों का नाम सेम है, पेंट टू इन। यस सर। अच्छा, दोनों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यस सर। अच्छा, इसका ओरिएंटेशन और इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। ये तो दिखा रहा है यार मास्टर। एक अलग हो भी जाए तो चलेगा। कोई ये बोला है कि दोनों ग्रुप दोनों सेम होने चाहिए और दोनों सेम साइड होने चाहिए, तो नहीं बोला ना। सिमिलर ग्रुप सेम साइड बोला ना मैंने। हेलो, यस। हेलो। और वैसे भी बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, यानी कि ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और क्यों? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन। हेलो, यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। चलो, कितने एग्जाम्पल लिख चुके हो? 2। एग्जाम्पल रोमन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों। सामने देखिए अब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएंगे कि नहीं? नहीं। यस सर दिखाएंगे। नो सर। अच्छा, दो नो, एक यस, बाकी लोगों? अच्छा, यस वाले क्यों, कैसे दिखा रहे हैं बताओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन पढ़ो, आयुष जो लिखवाई है मैंने। Geometrical isomers have same molecular formula and structural formula. रुक जाओ, but रुक जाओ, different stage. बस बस बस, पहले यहीं रुक जाओ। क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है?
क्या ये दोनों का IUPAC नेम सेम है? चेक कर लो। भाई ब्रांच सब में है, तो अल्फाबेटाइजेशन से ब्रोमीन जीत जाएगा, तो 1 2 होगा। तो चाहे जैसे भी लिखो 1 यही होगा, 2 यही होगा। दोनों का IUPAC नाम सेम है। सेम है। अच्छा, दोनों का नेचर में ओरिएंटेशन अलग अलग है कि नहीं है, कि ओरिएंटेशन सेम है? ओरिएंटेशन में फर्क है बेटा। यहां पे फ्लोरीन के ऑपोजिट आयोडीन है, यहां पे फ्लोरीन के ऑपोजिट ब्रोमीन है। ओरिएंटेशन तो अलग है ना। हेलो, यस। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ये लिखा क्या कि मतलब जो सिमिलर ग्रुप, अरे सिमिलर ग्रुप नहीं है तो क्या होता है? डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग। और क्यों अलग? क्योंकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम सिस ट्रांस तब कहते हैं जब उनमें सिमिलर ग्रुप्स होते हैं और सेम साइडेड है। यहां पे सिस ट्रांस नहीं बोल पाओगे, माना, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हैं। हेलो, अरे मैं ये मान लिया ये सिस ट्रांस इनको बोल नहीं सकते, लेकिन हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस बोलना जरूर, वो तो नॉमेनक्लेचर है ना यार। हेलो, तो सर यहां क्या नाम देंगे? एक्चुअली बेटा ये वाला एग्जांपल हमने लिख दिया है, यहां लिख भी लो आप लोग कि यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, लेकिन इसके बाद वाली जो जानकारी है ना वो जेई है। तो ये पूरे एग्जांपल कोई जेई डाल सकते हो आप। एक्चुअली बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो ये हैं, लेकिन इनका नॉमेनक्लेचर ना सिस ट्रांस नहीं EZ फॉर्म से दिया जाता है। किस फॉर्म से? और ये आपको जानने की बोर्ड के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बताता रह हूँ। इसको क्या नॉमेनक्लेचर दिया जाता है? क्या फॉर्म? EZ फॉर्म। क्या बोलना पड़ेगा? EZ फॉर्म। क्या? ठीक है, तो मैं पहले आपको EZ एक याद करने का तरीका, इसको कहीं बुक मार्क में लिख लेना। EZ फॉर्म बुक मार्क में ऐसे लिख लेना। इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका मैंने ऐसे ही याद किया था। बच्चों सब लोग तेज से बोलो, ऑपोजिट। ऑपोजिट। सब लोग बोलो ऑपोजिट। हेलो, सब लोग बोलो ऑपोजिट। कुछ हिंट मिल रही है बेटा? ये जो EZ नॉमेनक्लेचर है ये एक्चुअली सीक्वेंस रूल कहलाता है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये बस आप ऊपर कहीं EZ रूल लिख लो। हाँ, ये सीक्वेंस रूल जेई में आपको ज़रूर एक आध सवाल मिल सकते हैं, नीट में जेई में मिल सकते हैं। आइए, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। बस ये मैंने EZ फॉर्म ऊपर सबने लिख लिया कहीं? ऑपोजिट का ई याद होता है? अच्छा, अब बच्चों हर कार्बन में ना सीनियरिटी डिसाइड करते हैं सीक्वेंस रूल लगा के। कैसे? आओ दिखाऊं। जैसे बेटा ये है, मान लो मेरा लेफ्ट वाला कार्बन, सबको लेफ्ट वाला कार्बन दिख रहा है? ठीक है, अब ये लेफ्ट वाले कार्बन में जो इसके 2 बॉन्ड हैं, 1 और 2, इसमें सीनियरिटी डिसाइड कर देते हैं। कैसे सर? बेटा ये कार्बन से डायरेक्टली जो जुड़ा है उसका एटॉमिक नंबर देखो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि फ्लोरीन का? ये हो गया सीनियर। हेलो, ठीक है, दूसरे कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन पे आ जाओ। इससे जो 2 बॉन्ड जुड़े हैं, कौन कौन से? ये और ये। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि ब्रोमीन का? आयोडीन। ठीक है, सीनियर ग्रुप सेम साइड। ओके, दूसरे पे आते हैं। ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसमें फ्लोरीन सीनियर की क्लोरीन, ये तो जान नहीं चुके हो आप सीक्वेंस रूल लगा के। दूसरे वाले में आयोडीन की ब्रोमीन। सीनियर ग्रुप ऑपोजिट हो गए। सीनियर ग्रुप क्या हो गए? तो सीनियर, ये राइट वाला क्या कहलाएगा? कौन सा फॉर्म? और ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या फॉर्म?
बात समझ में आई? हेलो, सीक्वेंस रूल लगा के सीनियरिटी डिसाइड कर दो। अगर सीनियर्स ऑपोजिट हैं तो तुम ई हो, अगर सीनियर सेम साइड हैं तो तुम जेड हो। हेलो, हाँ सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हैं, लेकिन इनका नॉमेनक्लेचर ई जेड से चलता है, सिस ट्रांस से नहीं। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, और ए ई मतलब अपोजिट नहीं होता, ये कुछ नाम था ई और जेड से लोगों का, उनका द्वारा दिया गया सीक्वेंस रूल है और उनका ही उस पे नाम लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी तैसी कराए उनका नाम, अपने को ई जेड याद करने से मतलब है। चलो आगे बढ़ जाऊं, बोलते नहीं यार तुम लोग। यस सर। चलो भैया धन्यवाद, कोई रोक नहीं रहा है, मैं हटा रहा हूँ। एक बार फिर सुन लो बेटा, एक बार फिर सुन लो। इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं केवल आपसे चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपको समझा है कि टेबल आपको बनानी है, लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी और राइट साइड में सिस ट्रांस की फ़ोटो, लेकिन सिस ट्रांस की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये मान लो है एक ग्रुप जिसमें इधर मान लो मैंने लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने CH3, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया ब्रोमीन। क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में ही समझता हूँ। डाइपोल मूवमेंट में बच्चों क्या ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा? हाँ सर। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, मतलब ये तीर इधर चलाएगा, ये कहेगा फोर्स इधर लगाएगा, तो इसका चलो एक्स कॉम्पोनेंट कट जाएगा, दोनों का वाई कॉम्पोनेंट ऐड होगा। किसका? डाइपोल मोमेंट का, म्यू का। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा। अब मैं ट्रांस की भी फोटो दिखा दूं आपको, मैं बनवा वहीं से दूंगा, पर मैं आपको थोड़ा सा फोटो अलग से समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका ब्रोमीन इधर और इसका ब्रोमीन इधर, ठीक है। भले ये CH3 है, मुझे इससे मतलब इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि एक्चुअली हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी ही अच्छा वेक्टर खींचेगा, मजबूत वेक्टर खींचेगा। कैसे खींचेगा सर? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वेक्टर इधर जाएगा और इसका डायपोल का वेक्टर इधर जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये वेक्टर लगभग कट रहा है, इसका म्यू नेट लगभग कट कट आके जीरो आएगा? हेलो हेलो, चलो ये बात सबको समझ में आती है इतनी? हेलो, आइए अब इस बात का है, कॉपी को आप ऐसे बांट दो, यहां पे लिख दो आप प्रॉपर्टी, और यहां पे आप प्रॉपर फोटो बनाओ सिस की, यहां पे आप प्रॉपर फोटो बनाओ ट्रांस की। सिस में मुझे आप प्रॉपर डाइपोल मोमेंट इधर दिखाओ कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नेट ऊपर की तरफ जाएगा, ये आप मन में रखना, और ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नेट कट जाएगा, ये आप मन में रखना, लेकिन एरो जरूर बना दो। देखो इस बच्ची ने पेंसिल से बनाया है, ये सिस है, ये ट्रांस है। सिस ट्रांस का कंपैरिजन करेंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज का, कैसे आइए देखते हैं। पहले फोटो बना लो, फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे बच्चों डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मूवमेंट नहीं होता, डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट पहली प्रॉपर्टी। इसको रोमन नंबर लिखना है ना। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? म्यू से। अच्छा, वो आपको शायद फोटो से दिख ही रहा होगा, मैंने तब समझाया, दिखाया आपको कि बच्चों डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, सिस फॉर्म का कि ट्रांस का? भले कंपाउंड सेम है पर ओरिएंटेशन अलग होने के चक्कर में आपको दिख भी रहा है। सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस का? जल्दी बोलो। हमने लिख भी दिया, आप लोग को भी लिख लेना है, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। कर दिया? अच्छा, अब खुद सोचो बच्चों, डाइपोल मोमेंट दर्शाता क्या है? ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी। हेलो हेलो, अच्छा, दो मॉलिक्यूल्स की अगर पोलैरिटी ज्यादा है बच्चों, तो क्या पोलैरिटी ज्यादा होने से माइनस प्लस का सेपरेशन ज्यादा तेजी से होगा, जिससे उनके बीच में होने वाला अट्रैक्शन ज्यादा होगा? यही अट्रैक्शन शायद स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से पढ़ा है, जिसका शायद अगर कोई चीज एक्चुअली पोलर है तो मैं कहूंगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है। भले मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, पर अगर उसका ओरिएंटेशन सिस वाला है
डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज़्यादा डाइपोल डाइपोल मोमेंट से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है। ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों को दूर करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से? हेलो यस सर। हेलो, यस सर। बॉइलिंग पॉइंट भी लिख दीजिए, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। लिखो तो, हाँ बोलो। जी जी बेटा। सर वो जो आखिरी बात जो अभी आपने समझाई है उसे फिर से एक बार समझा देंगे। बेटा मैंने बोला कि पोलैरिटी ज़्यादा होगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा। ज़्यादा पोलर है तो ज़्यादा प्लस माइनस सेपरेशन, ज़्यादा प्लस माइनस सेपरेशन तो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है अगर, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल को अलग करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये बोला मैंने। तकलीफ? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। यस नेक्स्ट, रोमन नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों सॉल्युबिलिटी। अब बेटा कभी भी सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिखा हो ना तो मान के चलना सॉल्युबिलिटी इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो हो गया, आप पूरा भी लिख सकते हो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बच्चों मुझे ये बताओ, पानी में कौन घुलता है जिसमें पोलैरिटी ज्यादा हो कि कम हो? पानी पोलर सॉल्वेंट है, पानी का प्लस तुम्हारे माइनस को खींचेगा, पानी का माइनस तुम्हारे प्लस को खींचेगा। पानी में कौन ज्यादा घुलेगा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा हो कि कम? ज़्यादा। तो क्या सिस ज्यादा सॉल्युबल होगा ट्रांस से, क्योंकि उसकी पोलैरिटी ज्यादा है? हेलो यस हेलो। तो बच्चों उबलना यानी कि बॉईल होना, घुलना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डाइपोल मोमेंट से समझी। हाँ बोलो, लिखो तो। हेलो हाँ सर। चलो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों रोमन नंबर 4 की, विच इज स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का मतलब है बच्चों भीड़ भाड़। अच्छा, तो खुद सोचो, अगर बेटा मैं आपके आगे सिस ड्रॉ करूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक बार, स्टेबिलिटी आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, मैं आप लोग के आगे ड्रॉ कर रहा हूं, एक तरफ सिस एक तरफ ट्रांस। खुद सोचना सर, अगर आप सिस ड्रॉ करोगे तो सिस में जो बल्की ग्रुप्स हैं वो तो सेम साइड होंगे। हो सकता है सर एक दूसरे से टकराएं, लेकिन ट्रांस में सर बल्की ग्रुप ऑपोजिट होंगे। मैं कहता हूं कितने भी तुम बल्की हो, तुम्हारा एक दूसरे से टकराने की टेंडेंसी कम रहेगी कि ज्यादा? खुद बताओ, इंटरनल एनर्जी किस में ज्यादा रहेगी? जिससे शायद मैंने आपको कन्फॉर्मर्स के केस में बताया भी था कि एटम से जुड़े ग्रुप्स भी वंडरवॉल स्ट्रेन फील करते हैं भीड़ भाड़ के कारण। हेलो, याद है शब्द ये? यस तो बच्चों मुझे बताओ, किस केस में इंटरनल एनर्जी कम है? कौन ज्यादा सुखी है? किसमें पंचायतें कम है? सिस में कि ट्रांस? ये बात समझ में आ रही है? ट्रांस। हेलो, अच्छा, तो अगर ये भी समझ में आता है तो आपको ये लिखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या स्टेबिलिटी में ट्रांस मोर देन सिस? देख लो लिखा हुआ है। हेलो, हेलो, आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट, यस सर।
अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे बच्चों रोमन नंबर 5, मेल्टिंग पॉइंट। अब सर बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए? नहीं बेटा, फर्क है। क्या फर्क है सर? बेटा बॉईल ना हम लिक्विड को करते हैं, बॉईल लिक्विड को करते हो, बॉईल मतलब होता है लिक्विड को गैस बनाना। तो सर मेल्ट किसको करते हैं? बेटा मेल्ट आप सॉलिड को करते हो। तो सर क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटा जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे ना तो फर्क पड़ेगा। क्या? कि वो अरेंज्ड कैसे हैं। इसको ऐसे समझो कि आप सेम सूटकेस में सेम कपड़े भर के ले जाओ, लेकिन एक बार उन कपड़ों को आप बढ़िया तय लगा के रखो और एक बार रैंडमली क्रश करके मरोड़ के भरो, बेटा सेम सूटकेस में सेम कपड़े भरने में दिक्कत हो जाएगी। हेलो हेलो, फिर से कह रहा हूं मैं, बेटा अगर सेम सूटकेस में सेम नंबर ऑफ कपड़े भरो, अगर तय लगा के सिस्टमेटिकली भरो तो ज़्यादा भर जाएंगे। अगर गुचड़ा बना के ऐसे रैंडम खसर खसर करके भरोगे तो सेम सूटकेस में उतने कपड़े नहीं आ पाएंगे जितने तय लगा के आ रहे थे। मानते हो? तो सर सिस ट्रांस में कैसे फर्क पड़ेगा? आइए फोटो दिखा दूं। शायद आप लोग अगर कभी भी कहीं दुकान बाजार गए हो तो दुकानों में आपने बहुत आराम से ऑब्जर्व किया था। कभी भी दुकानों में जाओगे ना बेटा, टब अब जिसमें प्लास्टिक के टब मिलते हो, एक टब के ऊपर दूसरे टब के ऊपर तीसरे टब के ऊपर चौथे टब के ऊपर पांचवा टब, इसकी स्टैकिंग बहुत ज़्यादा आपने नहीं देखी होगी। मतलब ये नहीं होगा कि टब के ऊपर टब बहुत एकदम पहाड़ तक बने, लेकिन वही कुर्सियाँ आपने अगर देखी हो कभी टेंट वाला, या कभी आपके स्कूल में कुछ हुआ हो, या आप कभी घर में कोई फंक्शन कराए हो, कुर्सियों में मास्टर एक के ऊपर एक लंबी कुर्सियों का स्टैक बना के आता है टेंट वाले। हेलो, देखियो नहीं? यस बेटा कुर्सियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना, बहुत स्टैकिंग करना आसान है। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि एक्चुअल सच्चाई ये है कि जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, ट्रांस समझ पा रहे हो ना? ट्रांस कुर्सी जैसा हुआ लगभग। हेलो, और अगर ट्रांस को सॉलिड बनना है बच्चों तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक की स्टैकिंग अच्छी हो जाती है। स्टैकिंग अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे में एफिशिएंटली पैक्ड रहेंगे तो मेल्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी एज कंपैरिजन टू सिस यानी कि टब। हेलो, यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या? कि मेल्टिंग पॉइंट में मैंने लिखा है ट्रांस मोर देन सिस, उसके लिए मैंने इंग्लिश भी लिखी है, ये रेड पेन से बच्ची ने लिखी है। ट्रांसफॉर्म इज मोर एफिशिएंटली पैक्ड, और ब्रैकेट में भी लिखा है जैसे कि टब और चेयर जैसे ट्रांस। मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो, यस सर। चलो लिख लिया। तो बच्चों यहाँ से पहला स्टामाक हमारा समाप्त होता है विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑन IUPAC, और यहाँ से हम अगले स्टामाक की ओर बढ़ सकते हैं, और अगला स्टामाक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से हम वही काम करेंगे जो हमने अभी, हम समझते चलेंगे और आप लिखते चलोगे, लेकिन आज के लिए पर्याप्त हो गया है। आज हम